नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण आज हम लोग करेंगे 5 जनवरी 2007 13:10 दोपहर के पानीपत का जन्म है। 1 नंबर लिखा है लगन में, मेष लगन की कुंडली है। लगन 12 अंश का है। लगन में अश्विनी नक्षत्र है जो कि केतु का नक्षत्र है। कुंडली में सूर्य 20 अंश का होकर के मित्र राशि धनु में सूर्य बैठा है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है और यह शुक्र का नक्षत्र है। चंद्रमा 11 अंश का होकर के अपनी राशि कर्क में बैठा है, पुष्य नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में। मंगल यहाँ पर 27 अंश का होकर के बैठा है, वृश्चिक राशि अपनी राशि में है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है, यह बुध का नक्षत्र होता है। बुध यहाँ पर 19 अंश का होकर के बैठा है, धनु राशि में बैठा है अपनी राशि में। बुध भी यहाँ पर गुरु की राशि में है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में। गुरु कुंडली में 15 अंश का है, वृश्चिक राशि में है, अनुराधा नक्षत्र में है जो कि शनि का नक्षत्र है। शुक्र 7 अंश का होकर के मकर राशि में है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है जो कि सूर्य का नक्षत्र है। शनि 0 अंश का है, सिंह राशि में है, मघा नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में। राहु 24 अंश का कुंभ राशि में, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में है। केतु 24 अंश का सिंह राशि, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है। इस कुंडली में लगन का स्वामी मंगल है, इसलिए मंगल पहला कारक ग्रह हो जाएगा। पंचम भाव का स्वामी सूर्य है जो कि दूसरा कारक है, और नवम भाव का स्वामी गुरु इस कुंडली के लिए तीसरा कारक है। चंद्रमा भी इस लगन की कुंडली के लिए एक अच्छा ग्रह माना जाएगा। मेष लगन में द्वितीय भाव और 7वें भाव का स्वामी शुक्र होता है, इसलिए शुक्र इस कुंडली में मारक ग्रह होता है। दूसरे मारक के रूप में बुध काम करता है जो कि तीसरे और छठे भाव का स्वामी होता है। यहाँ पर मारक में अगर शुक्र को देखेंगे तो शुक्र बलवान है, इसलिए शुक्र से कोई परेशानी नहीं है। बुध भी अच्छे भाव में बैठा हुआ है, बुध से भी कोई परेशानी नहीं है। इस कुंडली में लगन का स्वामी मंगल है जो कि अष्टम भाव में चला गया है, इसलिए जातक थोड़े जिद्दी और अपने मूडी स्वभाव के होते हैं। मेष लगन मतलब वैसे भी मेष लगन के जातक अपने मन की करने वाले, अपने धुन में मस्त रहने वाले ज्यादा होते हैं। लग्नेश होकर के मंगल अष्टम में गुरु के साथ में बैठा हुआ है। मंगल और गुरु की युति अच्छी मानी जाती है मेष लगन के लिए। तो अष्टम भाव में होने के बावजूद भी यह योग इनको सुख समृद्धि प्रदान करेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। अब मंगल को अगर हम देखें तो मंगल बैठा हुआ है बुध के नक्षत्र में और गुरु बैठे हुए हैं शनि के नक्षत्र में। तो मंगल जो कि बुध के नक्षत्र में बैठा है वह बुध अच्छे भाव में है, इसलिए मंगल का नक्षत्र फल भी अच्छा है। गुरु शनि के नक्षत्र में बैठा है, शनि भी अच्छे भाव में है, ठीक है, गुरु का भी नक्षत्र फल ठीक ही रहेगा। तो कुल मिलाकर के मंगल गुरु की युति अच्छा फलादेश यहाँ पे करेगी। मंगल के अष्टम में होने से कुछ असर मांगलिक का भी आ जाएगा। अब चूंकि मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र में भी है, यह एक तीक्ष्ण नक्षत्र होता है, तो मंगल अगर 12वें भाव में, लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में हो और तीक्ष्ण नक्षत्र में हो तो विवाह में थोड़ी सी परेशानियां आ जाती हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र में है। सिर्फ यहाँ पर मंगल के नक्षत्र से ही यह चीज नहीं बोल रहा हूँ, और कुंडली अष्टम में है, मांगलिक है, इसलिए भी नहीं। नौमास कुंडली के चौथे में भी सूर्य नीच का होकर के बैठा हुआ है, तो थोड़ी सी परेशानी वैवाहिक जीवन में 4-5 वर्षों तक विवाह होने के बाद सामंजस्य बनाने में दिक्कतें आती हैं। वैसे ओवरऑल मंगल और गुरु का फलादेश अच्छा है, धन सुख साधन आदि प्रदान करेगा। कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है, 7वें का स्वामी शुक्र है जो कि दसम भाव में बड़ी अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। दसम भाव में शुक्र सिर्फ बैठा ही नहीं है, यह शुक्र अस्त भी नहीं है, और यह शुक्र जो है चंद्रमा के सम्मुख भी है।
तो चंद्रमा और शुक्र आमने सामने हो तो काफी अच्छा योग बन जाता है। शुक्र इनके कैरियर को बड़ा इजी रखेगा, नौकरी आदि बड़ी आसानी से जीवन में चलती रहेगी, विघ्न बाधाएं नौकरी में नहीं आने वाली हैं। दूसरा, यहाँ पर शुक्र एक शुभ ग्रह है और भौतिक सुख साधनों का कारक है। चौथे भाव को देखेगा तो ये अपनी तरफ से भूमि भवन वाहन देगा। चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा भी यहाँ पर बैठा है और एक शुभ ग्रह गुरु की भी दृष्टि आ रही है नवम। तो इनके पास 2 से अधिक मकान या जमीन प्रॉपर्टी आदि होंगे। 2 या 3 अधिक हो सकते हैं, यानी भूमि भवन वाहन से संपन्न रहेंगे। इस कुंडली में तृतीय भाव और छठे भाव का स्वामी बुध है, जो कि बुध सूर्य के साथ आकर के अस्त होके बैठा हुआ है। बुध की दशा अंतरदशा में थोड़ी सी बुद्धि विचलित होती रहेगी, क्योंकि बुध यहाँ पर अस्त है, 19 अंश का है और सूर्य 20 अंश का है, तो बुध पूर्ण रूप से अस्त है। और पढ़ाई लिखाई के दौरान अगर बुद्धि में विचलन होता है तो बुधवार को हरी सब्जी आदि का दान करके इसे ठीक किया जा सकता है। ओवरऑल बुधादित्य योग का भी असर मिलेगा यहाँ पर, लेकिन बुध अस्त है तो बुध ने अपनी सारी ऊर्जा को सूर्य में मिला दिया है, इसलिए सूर्य ज्यादा अच्छा फल देगा सूर्य की दशा आदि में। इस कुंडली में चौथे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा है और दो दो शुभ ग्रहों से दृष्ट है, गुरु से दृष्ट है, शुक्र से दृष्ट है, इसलिए कुंडली का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट चतुर्थ भाव है। भूमि भवन वाहन वैभव लग्जरी आदि खूब मिलेगा। इस कुंडली में कर्ज आदि से पीड़ित होने का भी योग नहीं है, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी स्वच्छ है और द्वितीय भाव पर भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो सेकंड हाउस यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। द्वितीय भाव का जो स्वामी है शुक्र, यह नवमांश कुंडली में भी उच्च का हो रहा है, इसलिए भी फल अच्छा दिखाई दे रहा है। शनि और केतु की युति पंचम भाव में बनी हुई है और पंचम भाव का स्वामी सूर्य पंचम से पंचम अर्थात नवम भाव में बैठा हुआ है। केतु पंचम में होता है शनि के साथ, तो एकाध गर्भ बच्चे जो है मिसकैरेज होते हैं, इनके एकाध बालक मिसकैरेज होंगे, लेकिन फिर संतान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि पंचमेश पंचम से पंचम में बैठा हुआ है। मंगल और गुरु की अष्टम में युति, मंगल चूंकि यहाँ पर एक उग्र ग्रह है, क्रूर ग्रह है, नक्षत्र भी उसका तीक्ष्ण है, तो इनको हल्की सी पेट और पाइल्स की दिक्कत भी उम्र के साथ आ सकती है। थोड़ी सी डाइजेशन और पाचन आदि का ख्याल रखना पड़ेगा। कुंडली में इनके काल सर्प दोष नहीं है, क्योंकि कुंडली में लगातार 5 घर खाली होते हैं, तब काल सर्प दोष होता है, नहीं है। बीज स्फुट इनकी कुंडली में द्वितीय भाव में पड़ा हुआ है। बीज स्फुट से हम संतान उत्पत्ति करने की क्षमता को देखते हैं, जिस पे गुरु की शुभ ग्रह की दृष्टि गई है। बीज स्फुट पे शनि राहु केतु का प्रभाव होना गड़बड़ होता है। यहाँ पर बीज स्फुट अच्छा है, संतान उत्पत्ति आदि की क्षमता ठीक रहेगी। अब इस कुंडली में हम अगर धन वाइज देखें तो मैं इसे वेरी गुड कहूंगा, धन बहुत अच्छा है, सुख साधन वैभव बहुत अच्छा है, संतान का सुख है। शुरुआत में संतान को लेकर के कुछ ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है या कोई गर्भ मिसकैरेज हो सकता है। रोग ऋण शत्रु से परेशान नहीं रहेंगे। इनके विवाह के बाद इनके कैरियर में उत्थान होगा, क्योंकि इनकी कुंडली का धनेश और सप्तमेश यानी जो जीवन साथी के भाव का स्वामी है वो शुक्र दशम में गया है। तो दशम होता है व्यक्ति का कर्म क्षेत्र। कर्म का स्वामी जो शुक्र है वह पत्नी भाव का स्वामी होके बैठा है, इसलिए इनके जीवन में कर्म का उदय यानी अच्छी नौकरी, अच्छे स्थान पे जाने का योग विवाह के बाद बनेगा। कुंडली में अन्य सारी स्थितियां काफी ठीक दिखाई देती हैं। शिक्षा आदि के मैटर में देखें तो यहाँ पे अगर हम छठे भाव का एनालिसिस करें तो छठे भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है। छठे भाव का स्वामी बुध अस्त होकर के बैठा हुआ है, जबकि सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है, बलवान है, अस्त नहीं है, मित्र राशि में है और चर राशि में है। तो नौकरी की अपेक्षा इनके लिए अपना काम बिजनेस आदि ज्यादा ठीक रहेगा। यानी नौकरी ये जब करेंगे तब तक इनके जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आएगा, जब ये अपना काम करेंगे तो इनके जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाएगा। राहु की स्थिति कुंडली में काफी अच्छी है। राहु जिस राशि में बैठा है शनि के, वह शनि इस राहु पे दृष्टि भी डाल रहा है, इसलिए आमदनी और लाभ के मामले में जो भी बाधाएं रुकावट आएंगी शनि उन सबको खत्म करेंगे। नवमांश कुंडली का अगर आकलन करेंगे तो लगन का स्वामी मंगल इनका जो है नवमांश कुंडली में शुक्र के साथ 12वें भाव की राशि मीन राशि पे बैठा हुआ है।
यानी कि मंगल और शुक्र व्ययांश में है और एक साथ हैं, तो ये स्त्रियों पे पैसा खर्चा करेंगे और ये बाहर देश आदि की यात्रा पर भी घूमने आदि जा सकते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और सप्तम का स्वामी शुक्र भी नवमांश में 12 नंबर पर है, व्ययांश में है, यानी भोग विलास लग्जरी पर इनका पैसा खर्चा होता रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा नवमांश कुंडली में तुला राशि में बैठा हुआ है, यानी कि यह वाणिज्यांश में बैठा हुआ है। चंद्रमा के कारण से इनका मन व्यवसाय में ज्यादा खिंचेगा, ये अपने काम की तरफ इनका मन ज्यादा आकर्षित होगा। शनि को अगर हम देखें तो शनि महाराज बैठे हुए हैं लग्नांश में बैठे हुए हैं, क्योंकि लग्नांश मतलब एक नंबर की गिनती में नवमांश में बैठे हैं और यह एक नंबर की गिनती यहाँ पड़ती है, जिसके कारण से इनको कभी आंखों पर दबाव, सिर पर दबाव महसूस हो सकता है, हल्का माइग्रेन आ सकता है, चश्मा आदि लगाने की भी स्थितियां आ सकती हैं। केतु को अगर हम देखें तो केतु नवमांश कुंडली में 8 नंबर पर बैठा है। 8 नंबर की गिनती इनकी कुंडली में अष्टम भाव में पड़ती है, जो कि निधिनांशा होता है। यह भी संकेत दे रहा पेट और पाइल्स की दिक्कत उम्र के साथ आ सकती है। गुरु को देखें तो गुरु भी यहाँ पर 8 नंबर में बैठा है, यहाँ भी 8 नंबर में बैठा, गुरु वर्गोत्तम हो गया। वर्गोत्तम ग्रह का फल हमें अच्छा प्राप्त होता है। सूर्य को अगर हम देखते हैं नवमांश कुंडली में तो यह सूर्य भी नवमांश कुंडली में 7 नंबर की गिनती पर बैठा है, जो कि लग्न का सप्तम भाव होता है, यानी सूर्य भी अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। राहु को अगर हम देखें तो राहु नवमांश कुंडली में 2 नंबर की गिनती पर बैठे हैं, यानी राहु धनांश में है। लगन कुंडली में लाभ भाव में है और नवमांश कुंडली से धनांश में है, यानी राहु इनको हमेशा जीवन में लाभ की प्राप्ति करवाएंगे। अब नवमांश कुंडली आदि के जजमेंट से नवमांश का जो लग्नेश है वह चंद्रमा है, और लग्नेश जो चंद्रमा है वह चतुर्थ भाव में आकर के बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव में नीच का ग्रह सूर्य भी बैठा है और यहाँ पर मंगल तीक्ष्ण नक्षत्र में भी है, इसलिए विवाह के समय मांगलिक लड़की मिले तो वैवाहिक जीवन ज्यादा अच्छा चलेगा, अन्यथा वैवाहिक जीवन में कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 7वें भाव पर भी शनि की दृष्टि जा रही है। अष्टम में मंगल बैठा हुआ है, मंगल उग्र नक्षत्र में है और नवमांश के चतुर्थ भाव में यहाँ पर नीच राशि का सूर्य है। इसलिए अगर बढ़िया ग्रह मैत्री और लगन मैत्री नहीं होगी तो ऐसे जातक का मन अपनी पत्नी में नहीं लग पाता है। अब यहाँ पर अगर हम नवमांश कुंडली से देखते हैं तो दसम भाव में शनि बैठा हुआ है और यहाँ का भी सप्तम का स्वामी शुक्र दसम में गया हुआ है, यानी इनका जो भी जीवन साथी होगा वह वर्किंग होगा, वह भी कुछ ना कुछ कामकाज से जुड़ा हुआ ही होगा। यहाँ पर तुला राशि बनी हुई है, तुला राशि की दिशा पश्चिम होती है, शुक्र की दिशा दक्षिण होती है। शुक्र यहाँ पर दक्षिण दिशा का स्वामी है और ये राशि पश्चिम की है। दक्षिण पश्चिम के कॉर्नर में विवाह होने की संभावना इनकी बनेगी। विवाह आदि के उम्र का अगर हम देखें तो अभी देखिए करेंटली बुध की महादशा चल रही है। बुध कुंडली में एक शुभ ग्रह तो है लेकिन इसके पास बल नहीं है, अस्त है, तो इस बीच में इनको कैरियर को लेकर के थोड़ी सी संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। केतु की दशा शुरू हो जाएगी फरवरी 2031 से। केतु पंचम भाव में बैठे हुए हैं और केतु शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र कहाँ बैठा है? दसम भाव में। केतु शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र दसम भाव में है, इसलिए इनका कैरियर केतु की जब दशा शुरू होगी तो पूर्ण रूप से सेटअप हो जाएगा। केतु की दशा में इनका कैरियर एकदम से अपने ट्रैक पर अस्थायी रूप से बढ़ चलेगा। इसके अलावा केतु की दशा अगर हम अन्य स्थितियों में देखें तो केतु चूंकि नवमांश कुंडली में 8 नंबर पर है, तो केतु की दशा में इनको खान पान का ख्याल रखना है। केतु के कारण से थोड़ा सा पेट और डाइजेशन में गड़बड़ियां आ सकती हैं। केतु की दशा के बाद अन्य दशा को अगर देखेंगे तो शुक्र की महादशा आएगी। शुक्र की महादशा 2038 से शुरू होगी, 20 साल की रहेगी। शुक्र कुंडली में धनेश है और विवाह भाव का भी स्वामी है, दसम भाव में बैठा है। प्लेसमेंट वाइज तो शुक्र बड़ा अच्छा है। अगर हम शुक्र का नक्षत्र देखें तो यह सूर्य के नक्षत्र में बैठा है, जो कि भाग्य भाव में सूर्य बैठा है और कुंडली का कारक ग्रह है। शुक्र इनको जीवन में सबसे अच्छे फलों की प्राप्ति करवाएंगे। शुक्र की दशा इनके लिए काफी अच्छी जाने वाली है। शुक्र की दशा में इनको घर, गाड़ी, मकान आदि सारे सुख साधन वैभव प्राप्त होते चले जाएंगे।
विवाह की बात करें तो एक तो 24 वर्ष की आयु के आसपास में भी विवाह के योग बन जाएंगे। 24 साल बीतते बीतते और 25 साल शुरू होते होते भी विवाह के लिए कुछ सुगबुगाहट हो सकती है, केतु में जब शुक्र की अंतर्दशा चलेगी जुलाई 2031 से जुलाई 2032 के बीच में। इस बीच में विवाह की संभावनाएं बनती हैं। यानी एक समय तो लगभग लगभग 24 साल की आयु के पास का है। दूसरा विवाह का जो अच्छा योग बनेगा, जो बहुत ही मजबूत योग बनेगा, वो इनके 30 साल की आयु के आसपास में बनेगा, जब केतु में बुध की अंतर्दशा चलेगी 2037 और 2038 में। यहाँ पे रिजल्ट यही दिया जाएगा, चूंकि मंगल अष्टम भाव में है और नक्षत्र उसका तीक्ष्ण है, इसलिए विवाह की आयु 30 वर्ष के करीब में जाएगी। 30 वर्ष के आसपास में केतु में बुध की अंतर्दशा में विवाह हो जाएगा। अब इनकी अन्य वर्ग कुंडलियों का अगर हम अध्ययन करें, T3 देशकाल कुंडली के लगन में सूर्य और शनि बैठे हुए हैं, जो कि दोनों क्रूर ग्रह हैं। सूर्य स्वाग्रही है, जीवन में मेहनत और परिश्रम इनके रहेगा और मेहनत परिश्रम करने से ये चूकेंगे नहीं। यानी D3 इनकी कुंडली में अच्छा है, मेहनत और परिश्रम जो करेंगे उसका साथ इनको जीवन में मिलेगा। चतुर्थांश कुंडली अगर हम देखें, चतुर्थांश कुंडली से भूमि भवन वाहन वाला ही सुख देखा जाता है। यह फैक्टर इस कुंडली में काफी मजबूत है। लगन कुंडली में भी मजबूत था, चंद्रमा स्वाग्रही था, शुक्र की दृष्टि थी। वही संयोग D4 में भी बना है, चंद्रमा बैठा है और शुक्र देख रहा है। यहाँ पर शुक्र अपने ही घर को देख रहा है। तो इस कुंडली में जो सबसे मजबूत चीज है वह भौतिक जीवन काफी अच्छा है, जीवन बड़ा वैभवशाली रहने वाला है। भूमि भवन मकान से पैतृक संपत्ति आदि से बहुत सुखी रहेंगे। लगन कुंडली में संतान भाव में शनि और केतु बैठे हुए हैं। ये इसमें शनि तो गड़बड़ नहीं है, लेकिन साथ में केतु के आने से कुछ जो है संतान प्राप्ति में बाधाएं आती है, जिसको हम D7 से क्लियर कर सकते हैं। D7 कुंडली में सप्तमांश कुंडली का लगन तो ठीक है, लगन पीड़ित नहीं है। लग्नेश यहाँ भी सूर्य के साथ में अस्त हो रहा है। साथ ही साथ अगर हम गुरु की स्थिति देखें तो गुरु यहाँ पर ठीक है और चंद्रमा भी यहाँ पर मीन राशि में है, केतु अष्टम भाव में है। लग्न पीड़ित नहीं है, लेकिन यहाँ भी लग्नेश अस्त है। यानी कि जाहिर सी बात है, संतान की प्राप्ति में, पहली संतान की प्राप्ति में थोड़ी सी दिक्कत आएगी और कोई ना कोई एक गर्भ मिसकैरेज होगा। यह D7 से भी कंफर्मेशन मिल रहा है। इसके अलावा हम अगली कुंडली पर चलेंगे तो दसमांश कुंडली पर चलेंगे। कैरियर के बारे में विचार करते हैं। दसमांश कुंडली के लगन में शनि महाराज बैठे हैं, क्रूर ग्रह हैं, इसलिए ऐसे जातक काफी मेहनत करते हैं अपने कैरियर में। D10 में इनके मिथुन राशि में 3 ग्रह बैठे हैं, चंद्रमा बुध और सूर्य बैठे हुए हैं। कंप्यूटर, IT, इंटरनेट आदि का इस्तेमाल इनके जीवन में अधिक रहेगा, इनके कार्य क्षेत्र में रहने वाला है। यानी कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग ये काफी अच्छे से अपने कार्य क्षेत्र में और कैरियर में करेंगे। और इनका ये किसी बौद्धिक कार्य से जुड़ सकते हैं, बौद्धिक कार्य से जुड़ सकते हैं, यानी कि पढ़ाना लिखाना, बैंकिंग के कार्य से जुड़ सकते हैं, अन्यथा या फिर इंजीनियरिंग लाइन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की तरफ भी जा सकते हैं। लगन का स्वामी यहाँ लाभ भाव में गया है, जो कि अच्छी स्थिति है। धन का स्वामी बुध है, लाभ भाव में गया है, यानी कैरियर से लाभ और धन की प्राप्ति अच्छी दिखाई दे रही है। कैरियर बड़ा अच्छा रहेगा। तृतीय में राहु है, रुकावट विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी। काम काज में इनकी बुद्धि अच्छे से काम करेगी। शुक्र भी बैठा है चौथे में, जहाँ काम करेंगे वहां सारे भौतिक सुख साधन की प्राप्ति होगी। मंगल भी स्वाग्रही है, काम काज के मामले में भाग्य इनका हमेशा साथ देने वाला है। यानी D10 इनका 100% ओके है, कहीं से कोई कमी नहीं है। कैरियर इनका बड़ा अच्छा जाने वाला है। अष्टक वर्ग की कुंडली अगर हम देखें तो यहाँ से क्या प्रोमिसेस नजर आ रहे हैं। लगन में 29 पॉइंट है, एवरेज पॉइंट 28 होते हैं। लगन में एवरेज से अधिक है, यानी आयु और स्वास्थ्य पे कोई दिक्कत नहीं है। द्वितीय भाव में 25 पॉइंट है, व्यय भाव में 21 है। धन भाव इसे बोलते हैं, धन भाव के पॉइंट व्यय भाव से अधिक होने चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। लाभ भाव के पॉइंट 29 है, जो कि व्यय भाव से अधिक है। अगर किसी की लगन कुंडली में धन का योग अच्छा है, वैभव का योग अच्छा है और साथ ही साथ उस कुंडली में द्वितीय भाव
और एकादश भाव में अष्टक वर्ग में अधिक पॉइंट हो द्वादश भाव की अपेक्षा, तो व्यक्ति के जीवन में कभी आर्थिक उपद्रव, आर्थिक विपत्तियां नहीं आती हैं। यह कुंडली प्रॉमिस कर रही है कि किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक झंझावात जीवन में नहीं आने वाली है। तृतीय भाव में 33 पॉइंट है, यह उचित मेहनत और परिश्रम को दर्शाता है। चतुर्थ भाव में भी 33 पॉइंट है, सबसे अधिक बिंदु में से एक, सबसे अधिक बिंदु भाग्य भाव में, उसके बाद इन दोनों भावों में है। भौतिक सुख साधन लग्जरी की भरमार रहेगी। संतान भाव में यहाँ भी देखिए 22 पॉइंट पड़े हुए हैं, जो कि लगन कुंडली से मैं 2 जगह से चेक करके पहले बोल चुका हूँ कि संतान प्राप्ति में एफर्ट लगाना पड़ेगा, कुछ ट्रीटमेंट चलेगा शुरू में, और वही यहाँ पर भी दिख रहा है क्योंकि यहाँ भी पॉइंट्स कम है। रोग ऋण शत्रु ज्यादा हावी नहीं होंगे जीवन पर, क्योंकि लगन में पॉइंट्स अधिक है, छठे में कम है। पति और पत्नी के बीच के सामंजस्य में थोड़ा सा अंतर आएगा, क्योंकि लगन में 29 है, यहाँ पर 25 है, तो ये अपने जीवन साथी पर थोड़ा सा ज्यादा हावी रहेंगे, डोमिनेंट रहेंगे। अष्टम भाव में 27 पॉइंट है, ठीक है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, लगन से कम है। दसम भाव में 27 बिंदु मिले हुए हैं, यहाँ पर यह संकेत दे रहा कि ये जितना मेहनत करेंगे उससे अधिक लाभ पाएंगे। कारण, भाग्य भाव के पॉइंट और लाभ भाव के पॉइंट अगर अधिक हो कर्म भाव से, तो व्यक्ति जितना एफर्ट लगाता है उतना पूरा पाता है या उससे अधिक ही पाता है। तो ये जितना एफर्ट लगाएंगे उससे अधिक इनको फल की प्राप्ति होने की संभावनाएं यहाँ पर पूर्ण रूप से दिख रही हैं। वापस लग्न कुंडली के अनुसार किसी उपाय आदि की जरूरत पे चर्चा कर लेते हैं। लग्नेश मंगल है, अष्टम में है, इसलिए मंगल का स्टोन नहीं पहनना है। बृहस्पति भी अष्टम में है, इसलिए बृहस्पति का भी स्टोन नहीं पहनना है। सूर्य पंचम भाव का स्वामी है, अच्छा है, सूर्य के लिए माणिक्य पहन सकते हैं, चंद्रमा के लिए मोती पहन सकते हैं, ये दो स्टोन इनको अच्छे से सूट करेंगे। बुध चूंकि अस्त है और छठे का भी स्वामी है, तीसरे का भी है, बुधवार को समय समय पे हरी सब्जी का दान करते रहें। शनि केतु जो कि बुद्धि भाव में ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, शनि केतु की स्थिति काफी अच्छी मानी तो नहीं जाती है, पंचम भाव में बैठे हुए हैं। केतु यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र में है और शनि खुद केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, यानी यहाँ पर केतु का डबल प्रभाव है। तो इसलिए इनके जीवन में हार्निया या आंतों से जुड़े हुए किसी समस्या की भी एक गुंजाइश बनी रहेगी, क्योंकि पंचम भाव पर केतु का डबल प्रभाव है। कैसे? एक तो केतु खुद बैठा हुआ है, दूसरा जो शनि बैठा है यह केतु के नक्षत्र में है, यानी केतु का नक्षत्र भी यहाँ काम करेगा, शनि भी केतु के नक्षत्र का फल देगा, केतु तो खुद का देगा ही देगा। तो पेटों से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं, सेहत की समस्याओं का इंडिकेशन है, और यही थोड़ा संतान में भी बाधा देगा, इसलिए शनि केतु के मंत्रों का जाप और हवन करवा के अनुष्ठान इनके लिए कराना चाहिए, जो इनको थोड़ा सा शारीरिक रूप से फिट रखने में मदद करेगा। शारीरिक रूप से ये स्वस्थ रहेंगे। समय समय पर हर 5-6 साल में शनि केतु का एक बार जप हवन हो जाना इनके लिए बेहतर रहेगा। राहु के लिए कुछ नहीं करना है, राहु बेहतर है, शुक्र बेहतर है। सूर्य और चंद्रमा के लिए स्टोन पहन लेना है, बुध के लिए दान करते रहना है। कुंडली अच्छी है, काफी सुखी और संपन्न वैभवशाली जीवन जीने का योग इस कुंडली से बन करके सामने आता है।